ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट लेक्चर में क्या किया था अपन ने? यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो। है तो देखो भाई, हमने लास्ट लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम देखा था। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। हमने इसका प्रूफ देखा था। कैसे देखा था प्रूफ? हमने प्रूव किया था कि dl बार बाई dt क्या आ रहा है? जीरो, अगर हमारा टॉर्क क्या हो? जीरो। और डेरिवेटिव जीरो आता है मतलब इसका जो फंक्शन होगा एल बार, वो क्या होना चाहिए हमारा? एल बार क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया था। ठीक है सर। अभी हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन। ओके, जो हमारा फाइनल टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन। तो व्हाट इज ए रोलिंग मोशन? देखो, अगर कोई पार्टिकल है, ओके, मान लो ये कोई स्पीयर है, सिलेंडर है, कुछ भी हो, टायर है। अगर ये इस हॉरिजॉन्टल रोड पे, इसका जो सेंटर होगा, जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, वो वी से मूव कर रहा होगा। और साथ ही में ये बॉडी क्या कर रही होगी? रोल कर रही होगी। कौन से डायरेक्शन में रोल कर रही होगी? ऐसे या ऐसे? फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट वाला ऐसे रोल कर रही होगी बॉडी। तो ये बॉडी इज अंडर द रोलिंग मोशन। मान लो इसकी जो रोटेशनल जो स्पीड है वो है ओमेगा। तो लीनियर स्पीड v से इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, और ओमेगा से ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। सही कह रहा हूं ना मैं? बहुत बढ़िया सर। तो इसके अंदर दो तरीके की एनर्जीज है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन वाली एनर्जी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी को ना बात करें, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी इस बॉडी की, टोटल एनर्जी वो होगी ट्रांसलेशनल एनर्जी, या फिर लीनियर एनर्जी बोलो। ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस कौन सी एनर्जी? ये ट्रांसलेशनल है, स्ट्रेट चलने वाली मोशन वाली एनर्जी, और दूसरी रोटेशनल एनर्जी, मीन्स इसको कहेंगे हम रोटेशनल एनर्जी। इन दोनों का ही एडिशन होगा हमारी टोटल एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी होती है सर? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होती है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी, वही तो होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। प्लस रोलिंग एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर यही तो होता है। अरे यही होता है ना। तो हम यहाँ पे अगर लिखे टोटल एनर्जी तो क्या आएगी देखते हैं। हाफ अगर कॉमन ले तो अंदर आएगा एम वी स्क्वायर, प्लस आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो है के, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम के स्क्वायर। और ओमेगा ही क्या होता है? ओमेगा होता है वी अपॉन आर। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर वी अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया ये? अब यहाँ पे जो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हाफ एम कॉमन आ गया, वी स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अंदर बचेगा वन प्लस एम गया, वी स्क्वायर गया, तो क्या बचेगा? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या बचेगा? हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये होगी हमारे बॉडी की, क्या होगी हमारे बॉडी की टोटल एनर्जी। ओके, ये होगी हमारे बॉडी की टी मीन्स क्या? टोटल एनर्जी। और ये क्या होगी? सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी, जिसकी वैल्यू आएगी हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर हम एग्जांपल ले, जैसे मान लो एग्जांपल ले, अगर हमारा सॉलिड सॉलिड स्पीयर सॉलिड स्पीयर रोलिंग मोशन में है। सॉलिड स्पीयर क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन में है। तो उसके लिए टोटल एनर्जी क्या बनेगी सर? टोटल एनर्जी बनेगी हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मुझे बताओ रोलिंग मोशन सॉलिड स्पीयर के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होता है?
सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जिरेशन कितना होता है सर? √2/πr। इसका स्क्वायर करेंगे हम तो के स्क्वायर मिलेगा, वो आएगा 2/πr स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें, अच्छा मैंने इसको यहाँ पे स्मॉल आर रखा है ना, तो इसको भी हम स्मॉल आर ही यूज करते हैं रेडियस को। तो क्या आ जाएगा यहाँ से सर? 2/πr स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कट गया, और ये आएगा हाफ mv स्क्वायर, और 1 + 2/5 कितना हो जाएगा? 7/5, या फिर 7/10 mv स्क्वायर। ये हो गया हमारी टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा है? हाँ, सॉलिड स्फीयर। और यहाँ पे अगर सिलेंडर हो जाए तो सॉलिड सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा? के की वैल्यू होती है r/√2 सॉलिड सिलेंडर के लिए। अगर रिंग हो जाए तो रिंग के लिए कितनी होती है? के की वैल्यू r होती है। और अगर ये डिस्क हो जाए तो अगेन r/√2। तो हमको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। रोलिंग मोशन समझ में आया? व्हाट इज टोटल एनर्जी इन रोलिंग मोशन? हाफ mv स्क्वायर 1 + k² अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये काम का फॉर्मूला है जिसको हमको क्या रखना है? याद रखना है। फटाक से लिखो इसको। अब थोड़ी सी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। देखो, जब ये प्योर रोलिंग हो रहा है, यानी कि जब रोलिंग मोशन हो रहा है, यहाँ पे अगर आप चीटा बन के सेंटर पे बैठ जाओ तो आपको कैसा लगेगा? ये मोशन लीनियर मोशन लगेगा। ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, बिकॉज ये सेंटर ऑफ मास है, वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे बैठ जाओ तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी? चक्कर काटती हुई। तो कौन सा वाला आसान है मोशन करना? कौन से पे बैठ जाना मोशन आसान हो जाएगा? कहाँ से देखना मोशन आसान होगा? सेंटर ऑफ मास से। अदरवाइज बॉडी का मोशन देखो ऐसा होगा, ऐसा कुछ ऐसा रोलिंग कर रहा है ना वो, ऐसा रोलिंग मोशन हो गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास पे बैठे रहोगे तो लीनियर मोशन लगेगा। ठीक है। और रोलिंग मोशन के लिए हमें थोड़ा सा फ्रिक्शन भी चाहिए होता है। अगर वो फ्रिक्शन ना मिले तो ये स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा। ओके, तो रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन क्या होता है? नेसेसरी होता है। ओके, समझ में आई बात? फिर भी हमने यहाँ पे वो फ्रिक्शन का यूज नहीं किया है। अब प्योर रोलिंग में ही एक नया टॉपिक हम करेंगे। टॉपिक का नाम लिखेंगे लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड while pure rolling down an inclined plane। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्लाइंड प्लेन होगा एक हमारा, ऐसे कुछ एंगल पे इंक्लिनेशन होगा। और नहीं, ये एक बैंक ऑफ रोड नहीं है, ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है। ये मान लो हमारा एक ब्लॉक है जिसको इंक्लिनेशन दिया है, और यहां से मैं स्पीयर को छोड़ूंगा तो ऐसे गिरते आएगा। समझ में आया? ये एंगल क्या मान ले? थीटा। और मान लेते हैं कि ये जो पूरी लेंथ है इसकी, ये जो हमारे सरफेस की जो पूरी लेंथ है वो एस है, मान लेते हैं। कितनी है? एस है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमारा स्पीयर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर, स्पीयर, रिंग, डिस्क, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे यहाँ पे रोल करते हुए नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी वो हम जानना चाहते हैं। इनिशियल स्पीड क्या होगी इसकी? 0 होगी। लेकिन फाइनल स्पीड तो बढ़ जाएगी ना यार, तो वो कितनी हो जाएगी वही हम निकालने की अब कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है सर, मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? कैसे? यस, हाइपोटेनियस और थीटा की मदद से। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा क्या होता है? मीन्स h/s। सही कह रहा हूं? तो h कितना आएगा? h कितना आएगा? s साइन थीटा। तो हमने h की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ s, बिकॉज हमको s गिवन है, बाकी कोई भी चीज नहीं दी है, और हमको थीटा बताया। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? s साइन थीटा। ठीक है सर, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। तो स्पीड हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कितनी होगी। ठीक है सर, तो हमको क्या पता है? काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है। उससे भी बढ़िया
हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? जितनी एनर्जी यहाँ पे है टोटल, उतनी ही टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी। सही बात है कि नहीं? तो ये तो हमारा सरफेस आ गया। ये हमारा क्या है? सरफेस है। बॉडी जब फाइनली इधर पहुंच जाएगी तो सरफेस पे रहेगी। और ये कितने हाइट पे है? एच हाइट पे है इनिशियली। तो जब एच हाइट पे थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एच हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। जब ये यहां पहुंच जाएगी तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। जिसमें हमको क्या निकालना है? जिसमें हमको क्या पता करना है? v की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक और गड़बड़ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे रोलिंग भी कर रहा है। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोलिंग एनर्जी भी होगी। तो हम कैसे लिखेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या कहते हैं? क्या क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एम जी एच, जो कि यहाँ आने के बाद की, सॉरी, यहाँ पे इनिशियली जो हाइट पे होगी इसकी एनर्जी वो होगी एम जी एच। वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। सही कह रहा हूं कि नहीं? ये हो गया इंटरचेंज। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है ना? ये एनर्जी और ये एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है कि नहीं? ओके। तो हम यहां से एम एम को कट कर सकते हैं और ये आ जाएगा 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम ले ले तो आर स्क्वायर प्लस k² अपॉन आर स्क्वायर। सही कह रहा हूं कि नहीं? और हमको वी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 2gh आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस k²। या फिर आप अगर इसको ऐसे ही रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम वैसे ही रख दे। चलो, हमने वैसे ही रख दिया। ओके, 1 + k² बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? देखो, अब ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये नीचे आ जाएगा 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो हमको v क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे बॉडी की जो टोटल स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो डाउन द प्लेन होगी, जैसे ही ये प्लेन के नीचे आ जाएगा, ये इंक्लाइनेशन के नीचे जब एंड में पहुंच जाएगा तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो ये होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि वो स्फीयर है, सिलेंडर है या रिंग है। समझ में आ रही है बातें? मेरा सवाल ये है, किस बॉडी के लिए ये स्पीड ज्यादा होगी अगर सबके मासेस को हम इक्वल रखें? या फिर मासेस का हमको कोई लेना देना नहीं है, स्पीड मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। मान लो मेरे पास है एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है। एक है मेरे पास हॉलो स्फीयर, एक है मेरे पास हॉलो सिलेंडर, और एक है सॉलिड सिलेंडर। ऐसे 4 बॉडी है। मुझे बताओ कौन सी बॉडी के लिए, और सबका रेडियस सेम है, कौन सी बॉडी के लिए ये स्पीड मैक्सिमम होगी? सोच के बोलो, डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है। हाँ, कौन से बॉडी के लिए स्पीड मैक्सिमम होगी? सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर? बी मैक्सिमम होनी चाहिए, स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। सोचो, जितना डिनोमिनेटर मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम, उतनी हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? मिनिमम कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू। तो सोचो डिनोमिनेटर कब मिनिमम होगा? जब k की वैल्यू सबसे छोटी हो। अब k की वैल्यू इनमें से किसके लिए सबसे छोटी है? क्या बोलो, k की वैल्यू कौन से बॉडी के लिए मिनिमम है? सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर,
सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। देखो भाई, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है √2/5, सही कह रहा हूं, आर। और इसके लिए होता है √2/3r, फिर √1/2r मीन्स 1 r/√2, और फिर होता है आर। सही कह रहा हूं। सबसे मिनिमम किसके लिए है? आर किसके लिए होता है? आर किसके लिए होता है? हॉलो सिलेंडर के लिए आर होता है कि नहीं? हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होता है? कैलकुलेट करोगे, इसमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो वैल्यू छोटी। तो यहाँ पे हमको पता चलता है सर, सॉलिड स्फीयर जो है उसके लिए जो के की वैल्यू है, यानी कि रेडियस ऑफ जनरेशन है, वो सबसे छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, सॉलिड स्फीयर ही सबसे मैक्सिमम स्पीड से क्या होगा? नीचे गिरेगा। समझ में आ रही है बातें? तो सबसे मैक्सिमम किसके लिए होगा? बी, सॉलिड स्फीयर के लिए। समझ में आई बात? किसके लिए होगा? सॉलिड स्फीयर के लिए। क्यों सर? बिकॉज उसके लिए के की वैल्यू सबसे कम है, उसी के लिए के की वैल्यू सबसे छोटी है। बाकियों के लिए देखो के की वैल्यू बढ़ गई। ओके। और इन चारों में सबसे कम स्पीड से कौन आएगा? हॉलो स्फीयर। कौन आएगा? क्योंकि ये 1 है ना, बाकी सारे वैल्यूज 1 से छोटी है, ये अकेला है 1 है ना। तो कौन सी यहाँ पे क्या आएगा? 1। और हमारी सबसे छोटी वैल्यू किस हॉलो हॉलो स्फीयर के लिए होगी, और हॉलो सिलेंडर होगी, स्फीयर नहीं, हॉलो सिलेंडर। और वो कितनी होगी? √GH। क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, और 2 से 2 कट गया। तो ये कुछ थ्योरी थी जो हमको बताती है कि स्पीड क्या होगी डाउन दी इंक्लिनेशन। जब इंक्लिनेशन पे पहुंचेगी तो स्पीड हमारी कितनी होगी। सेकंड हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमने स्पीड फाइंड कर ली। हम सेकंड फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन। इस बॉडी पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना लग रहा होगा वो भी तो निकालना है सर हमको। देखो यहाँ पे, देखो भाई, यहाँ पे जो पार्टिकल है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड v, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? s। तो हमको कौन सा ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें v, u, a और s होता है? v² = u² + 2as। तो v² - u² = 2as। ठीक है सर, v की वैल्यू तो पता है हमको, तो v² क्या हो जाएगा? देखो, 2gh, है ना, रूट तोड़ जाएगा, 2gh/1 + k² ये आ गया v²। u तो 0 ही है, इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू क्या होगी सर? अगर हम s इन टर्म्स ऑफ h निकाले तो h क्या होता है? ये h हो गया। अगर मान ले तो हमको s अगर इन टर्म्स ऑफ h निकाले तो ये आएगा s/sin θ। ठीक है, फिर भी हमने इसको अभी तक ऐसे ही रखा, 2as को ऐसे ही रखा हमने। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? देखो, a की वैल्यू हमको मिलेगी जब 2 और s को नीचे भेज दूं, तो 2gh और अपॉन 1 + 2 काट दो डायरेक्टली, 1 + k²/r², और वहां से क्या आ गया? s इक्वल्स टू a। ये आया? ये समझ में आया क्या किया हमने? सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे भेज दिया भाई। दिस इंप्लाइज a क्या आ जाएगा? 2g/1 + k²/r², और यहाँ पे क्या है? h/s। इसको मैंने सेपरेट किया। क्यों सेपरेट किया मुझे बताओ? साइन थीटा अगर हम यहाँ पे लगाए तो साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h/s। अगर यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो हमको मिल जाएगा a = 2g साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही h/s है, डिवाइड बाय 1 + k²/, और ये होगा हमारा एक्सिलरेशन ऑन द बॉडी। जो बॉडी हमारी अगर गिर रही है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? तो 2g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। अब ये भी डिपेंड करेगा बॉडी कौन से शेप की है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है,
सिलेंडर है, रिंग है, डिस्क है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एक्सेलरेशन उसका होगा। समझ रही है बात? समझ रही है? अगर आप प्रैक्टिकल भी करोगे, दो मासेस लोगे सेम रेडियस के, एक सॉलिड स्फीयर होगा, एक हॉलो स्फीयर होगा, और एक रिंग ले लिया, तो सबसे फास्ट जो आएगा वो कौन होगा? सॉलिड स्फीयर। सबसे फास्ट जो गिरेगा वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास, मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, मास पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? सबकी रेडियस क्या होनी चाहिए? सबकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए। सबसे फास्ट कौन आएगा? सॉलिड स्फीयर आएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो क्या है कि नहीं? तो हमारा सॉलिड स्फीयर है जो वो जीत गया है, और यहीं से हमारा ये पूरा कंसेप्ट आता है। ओके, तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे।